नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। पालघर में दो साधुओं की हत्याकांड के अभी 1 महीने भी नहीं बीते थे। वो मामला पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और साधु का मर्डर हो गया। आश्रम के अंदर घुसकर हत्यारे ने साधु की हत्या कर दी और न सिर्फ साधु की बल्कि एक और शख्स को मौत के घाट उतार दिया। नांदेड़ में हुए इस डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर प्रदेश में ये हो क्या रहा है। पहले पालघर, अब नांदेड़। महाराष्ट्र में एक और साधु का मर्डर। आश्रम के भीतर साधु की हत्या। जी हां, बीते दिनों पालघर में हुई 2 साधुओं की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि नांदेड़ में एक और साधु को मौत के घाट उतार दिया गया। शनिवार देर रात आश्रम के भीतर घुसकर बदमाशों ने एक साधु और उनके सेवक की बेरहमी से हत्या कर डाली। साधु का शव आश्रम में मिला है, जबकि उनकी सेवा करने वाले सेवादार का शव आश्रम से कुछ दूर पर मिला है। साधु का नाम रुद्र पशुपति महाराज बताया जा रहा है, जो नांदेड़ के आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। रुद्र पशुपति महाराज लिंगायत समाज से ताल्लुक रखते थे। लिंगायत समाज के ही साईनाथ नाम के एक शख्स पर साधु की हत्या का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक रात 12 से 12:30 के बीच साधु की हत्या की गई। मठ में चोरी करने के मकसद से घुसा था आरोपी। चोरी का विरोध करने पर हत्यारे ने चार्जिंग केबल से महंत का गला घोट दिया। साधु की हत्या करने के बाद आरोपी साईनाथ ने उनके शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की थी। आरोपी ने साधु के शव को उनकी ही कार में रखकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कार गेट में ही फंस गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान मठ की छत पर मौजूद आश्रम के 2 सेवादार जाग गए। सेवादारों ने भागकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभी जांच शुरू ही की थी कि किसी ने बताया कि आश्रम की सेवा करने वाले एक सेवादार का शव गांव में आश्रम से कुछ ही दूरी पर मिला है। सेवादार का शव जिला परिषद स्कूल के पास मिला। जानकारी के मुताबिक आरोपी आश्रम का दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं घुसा था, बल्कि गेट अंदर से खोला गया था। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी शख्स अक्सर मठ में ही रहता था। मठ में आयोजित अन्नदान शिविर में खाना भी खाता था। कभी कभी वो मठ में ही रुक जाया करता था। उसे साधु की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी और इसी का फायदा उठाकर वो आश्रम में घुसा था। साईनाथ लंगोटे, इन्होंने पहले उनके फ्रेंड भगवान शिंदे की हत्या की थी और वो उनको एक करके वो साधु के मठ में उन्होंने प्रवेश किया। साधु को उन्होंने उनके शरीर पे मिर्च फूट डाली, वहाँ कुछ झटापट हुई है और साधु को उन्होंने गला दबा के मारा और साधु के जो चीज़ वस्तु यानी लैपटॉप, बाकी के चीज़ वस्तु और पैसे वो डिक्के साधु के गाड़ी में डाल के और साधु को भी मृतदेह गाड़ी में डाल के वो वहाँ से भाग रहा था। साधु के बारे में बताया जा रहा है कि वो जिले का एक नामचीन महंत थे और लंबे समय से इलाके के विकास के कार्यों में भी जुटे हुए थे। ऐसे में इस हत्या के बाद पूरे नांदेड़ में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने साईनाथ लिंगाड़े नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें प्राइमा फेसी तो लूटपाट ही है, उसमें कोई दूसरा मामला नहीं है। ये आरोपी का उद्देश्य साफ साफ तौर पर ये दिख रहा है कि उन्होंने साधु का जो उसके प्राइवेट रूम में आराम कर रहे थे उसके ऊपर मिर्च फूट डाली है। मिर्च फूट डालने के बाद उन्होंने साधु को गला दबा के मारा है। दोनों एक ही समाज के हैं। वो साधु का भक्त था, मारने का उनका इंटेंशन तो दूसरा कोई नहीं, सिर्फ उनका पैसा लुटाना ये था, ऐसा दिखा है। एक्यूज भी लिंगायत वाणी समाज का होने से इस वारदात में हमें कोई क्रिमिनल एंगल नहीं दिखता है।
शायद हमारा प्राथमिक अनुमान यह है कि इसमें पैसे के लिए या चोरी करने के उद्देश्य से ये मर्डर किया गया है और हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लिंगायत समाज के साधु की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस की तफ्तीश में यह पता चला है कि लिंगायत समाज के साधु पशुपति महाराज व उनके दोस्त की हत्या के मामले में साईनाथ लिंगारे नाम का आरोपी जिम्मेदार है, जो कल देर रात को आश्रम में घुसता है और पशुपति महाराज व उनके साथी की हत्या करके फरार हो जाता है। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि साईनाथ लिंगारे व उसका पिता इससे पहले भी हत्या व किडनैपिंग के मामले में आरोपी है। महीने भर के भीतर महाराष्ट्र में 2 और साधुओं की हत्या से संत समाज एक बार फिर काफी आहत है। संत समाज ने साधु की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने भी साधु की हत्या पर सवाल उठाया है। ये महाराष्ट्र की धरती में बड़े बड़े संत हुए और आज संतों की हत्या हो रही है। ये अपराधी क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, ये क्या संकेत है? ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ सरकार से कि इन अपराधियों को खोज करके निकालें, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको बड़ी से बड़ी सजा दें। सरकार से निवेदन करते हैं कि इमीडिएटली इन हत्यारों का पता लगाया जाए, उनको कठोरतम दंड दिया जाए और पालघर की घटना को सीबीआई के हवाले किया जाए। वहीं साधु की हत्या पर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में ना तो साधु संत सुरक्षित हैं और ना ही पुलिस सुरक्षित है। आखिर महाराष्ट्र में ये हो क्या रहा है? बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पहली हत्या को सरकार ने अफवाह कह के करार दे दिया। समूचे देश की और संतों की मांग थी सीबीआई को सरकार जांच सौंपे, पर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं किया। अब 1 महीने में दूसरे साधु की हत्या होती है। ये महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से सब विषयों में फेल हो चुकी है। नांदेड़ की पुलिस, महाराष्ट्र राज्य की पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। आईजी साहब और वहां के एसपी सभी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा। पुलिस और राज्य सरकार पर विपक्ष खासतौर पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है कि पालघर हो या फिर अब नांदेड़ की घटना, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से ऐसे हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार जो है नदारद साबित हो रही। बहरहाल 1 महीने के भीतर महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या का ये दूसरा मामला है। इससे पहले पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। दोनों साधु लॉकडाउन के दौरान गुजरात में अपने गुरु की अंतिम यात्रा में शामिल होने जा रहे थे। इस मामले में अब तक 101 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उसकी जांच फिलहाल चल ही रही है। लेकिन इसी बीच नांदेड़ में एक और साधु की हत्या से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। नांदेड़ से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक तो कोरोना पहले से ही लोगों पर कहर बरपा रहा है, वहीं अब दूसरी तरफ गर्मी लोगों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। आसमान मानो आग उगल रहा हो। दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत की धरती तपने लगी है। दिल्ली में तो तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गर्म हवाओं और उमस से जल्द राहत मिलने के आसार कम ही हैं। आखिर कब तक झुलसाएगी ये गर्मी और कहां-कहां हुआ है प्रचंड गर्मी का प्रहार, इस रिपोर्ट में देखिए। जल रही है धरती, आग उगल रहा आसमान, अगले कुछ दिनों तक रहें सावधान। लॉकडाउन में हीट अटैक,
भीषण गर्मी की चपेट में दिल्ली एनसीआर। राजधानी दिल्ली में 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कोरोना काल में गर्मी का कदर। जी, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना का कहर झेल रही है, मगर हिंदुस्तान में अब लोगों पर डबल अटैक होना शुरू हो गया है। एक तो कोरोना का और दूसरा कुदरत का। मई जाने को है और जाते जाते मई देश की धरती को झुलसाना शुरू कर दी। धरती तप रही है, आसमान मानो आग उगल रहा हो। पूरे उत्तर भारत में बढ़े तापमान के साथ भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सफदरजंग मौसम केंद्र ने अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। पालम मौसम केंद्र ने जहां अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, वहीं लोधी रोड मौसम केंद्र ने 44.4 डिग्री सेल्सियस और आयानगर मौसम केंद्र ने अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो इस साल के मौसम का सबसे ज्यादा तापमान है। फिलहाल दिल्ली वालों को इस गर्मी से अभी और जूझना पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में ऐसे हालात बने रहने वाले हैं। दिल्ली के कई सारे इलाकों में 44 से ऊपर टेम्परेचर है इस समय। इसके अलावा अगर पालम की बात करें, द्वारका की बात करें, बाहरी दिल्ली की बात करें तो 44 डिग्री टेम्परेचर जो है वो तापमान इस समय है। इसके अलावा अगर नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ भी 42 टेम्परेचर है। ये सीधे तौर पर समझाने के लिए काफ़ी है कि अभी दिल्ली वालों और ख़ासकर एनसीआर में ऐसे हालात बने रहने वाले हैं। हालांकि मौसम विभाग अभी कह रहा है कि हो सकता है कि अगले एक हफ्ते के बाद ये हालात थोड़े से सही हों और बारिश या कहीं ना कहीं मौसम में थोड़ा परिवर्तन आए, लेकिन अभी ऐसे ही लू चलती रहेगी और इसी प्रकार से जो है वो तापमान बना रहेगा। यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक, एक हफ्ते तक कम से कम दिल्ली वालों को इसी प्रकार से मौसम से जूझना पड़ेगा। गर्मी लगातार बढ़ती रहेगी, तपती धूप में तपना भी पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात और है कि जो नॉर्थ इंडिया है, यानी कि पूरे उत्तर भारत की बात करें तो उसमें हो सकता है कि 1 या 2 दिनों के बाद थोड़ा सा मौसम परिवर्तन आए। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक हफ्ते तक ऐसी परिस्थिति रहने वाली है। और न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर की तरह ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी सूर्यदेव अब आग उगल रहे हैं। जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है, बच्चों को, बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, इससे गला संक्रमित नहीं होएगा, बच्चों, बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। इसलिए मटकी का पानी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही ये चीज़ रहनी चाहिए। गर्मी से तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि आदमी को निकलना ही नहीं चाहिए ऐसे मौसम में। चलते समय आँखों में जलन थोड़ा महसूस हो रही है, बदन तप रहा है अभी से ही। बिना काम के और किसी चीज़ के लिए बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, और गर्मी से बचने के लिए और एनर्जी ड्रिंक और सब तो यूज़ किया जा रहा है। बाकी टेम्परेचर तो बहुत हाई है इलाहाबाद का। इस समय टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन कुछ कारणवश जो है कोई काम के लिए मैं निकला हुआ हूँ, वही काम मुझको करवाना है तो करवाना ही करवाना है। इसके अलावा हरियाणा और गुजरात समेत लगभग सारा उत्तर भारत गर्मी की मार झेल रहा है और गर्मी की ये मार फिलहाल कम होने वाला भी नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमोत्तर भारत में लू चलने के कारण अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। लिहाजा दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 27 मई तक पड़ने वाली भीषण गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस दौरान लू चलेगी, जिससे लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है।
पांचों ऑब्जर्वेटरीज में दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। लोधी रोड, सफदरजंग और में आपका लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और आर्यनगर ऑब्जर्वेटरी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रियलाइज किया गया। तो कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में हीट वेव की कंडीशन रियलाइज की गई है। हीट वेव हम लोग तब कहते हैं जबकि जो है सामान्यतः जो तापमान होना चाहिए उस ड्यूरेशन में उससे लगभग 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो जाता है, या फिर दूसरा कंडीशन है कि अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चला जाता है तब हम लोग हीट वेव की कंडीशन को कहते हैं। दिल्ली के अलावा राजस्थान और यूपी के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी कई शहरों पर लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगले 27 मई तक गर्म हवाओं, तेज धूप और भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। एमपी में भी भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। एमपी के बुंदेलखंड और निमाड़ में तो पारा 46 के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। गुजरात, राजस्थान की गर्म हवाओं का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर में सबसे ज्यादा 46 डिग्री तापमान दर्ज की गई। वहीं रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, गुना और दमोह में 45 डिग्री। भोपाल, होशंगाबाद, राजगढ़, शाजापुर, रायसेन, सागर, टीकमगढ़, उमरिया और जबलपुर में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उनकी माने तो अगले 3 से 4 दिन मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। सबसे खास बात है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो, नौगांव और ग्वालियर में जो तापमान है सबसे ज़्यादा 46 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। भोपाल की बात की जाए, यहाँ के जो इसके अलावा जो 8 ज़िले हैं यहाँ का तापमान 45 के आसपास बना हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सड़कों का सन्नाटा, ये भोपाल की तस्वीरें हैं और इस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और ख़ास तौर पर गर्मी का जिस तरह का जो पूरे तरह से देखा जा रहा है कि गर्मी जिस कदर पड़ रही है उसके बाद सड़कों की स्थिति ये बनी है। और ये जो लॉकडाउन का वक्त है, ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं और वो भी अपनी ड्यूटी कुछ इस तरह से निभा रहे हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर इस गर्मी में कैसे ड्यूटी करते हैं गर्मी का टेम्परेचर में? ये हम घोल वगैरह पीते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो मार्गदर्शन है कि ठंडा पानी की बोतल भी रखते हैं और गर्म पानी का उपयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग। RS वगैरह रखते हैं। ये जब गला सूख जाता है तो गला सूख जाता है तो थोड़ा उसमें मिला के बोतल में पी लेते हैं हम लोग। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर पर पूर्वी हवाओं के चलने से 28 मई के बाद तेज गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 29 और 30 तारीख में दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में, साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तमाम इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ धूल भरी आंधी और थंडरस्टॉर्म आने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी जिनकी स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर भी हो सकती है। तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 28 तारीख तक हीट वेव की कंडीशन दिल्ली एनसीआर तथा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के तमाम इलाकों में बनी रहेगी। साथ ही साथ इसके चलते जो है जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उससे 29 से लेकर के 1 तारीख के मध्य कुछ राहत रहेगी। बहरहाल लोगों पर पहले से ही कोरोना कहर बरपा रहा है और अब अचानक बढ़ी गर्मी से लोगों पर दोहरी मार पड़नी शुरू हो गई है। दिल्ली से वरुण सिन्हा और पल्लवी झा के साथ भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।